ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। ग्रीन हाउस कैसे इफेक्ट, इसका मैंने पहले पहले लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। अच्छा आप मुझे बता दें इसको पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं है तो मैं चलते हैं आगे, अगर है तो ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। अच्छा ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज, काफी सालों से इशू हो रहा है और डेवलप्ड वर्ल्ड में ये इसने हाइप क्रिएट की हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ सिस्टम पे बोझ बढ़ रहा है, हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं हमारे, और ओवरऑल जो है हमारा उसके नतीजे में क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, जमीन हमारी ज्यादा गर्म हो रही है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। तो अभी आपने रिसेंटली मरी में देखा होगा 2022 में कि इतनी बर्फबारी पड़ी और फिर उसके नतीजे में डेथ भी हो गई काफी। तो ये एक जो है ना अनयूजुअल पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये इसका जिम्मेदार हम किसको कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे। जो ग्लोबल वार्मिंग होने का अमल है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस आप देख लो, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको हम CH4 भी कहते हैं, निट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या कहते हैं, और भी बहुत हैं, तीन चार और भी हैं हमारी ग्रीन हाउस, मगर प्रोमिनेंट जो है और बहुत नुकसानदेह जो हमारी ग्रीन हाउस या मोस्ट कंट्रीब्यूटेंट्स जो है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटेंट्स जो वर्ड्स दिस ग्लोबल वार्मिंग, वो ये चार पांच गैसेस हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपकी पहले रेफ्रिजरेटर्स में या एसी एयर कंडीशनर्स में यूज होती थी, जो कि अब काफी हद तक इनको रिप्लेस किया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से या दूसरी तीसरी चीजों से। ठीक है, तो ये आप पहले तो ये समझ लो कि ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस, अब आप सेकेंडली हमारे, अब आप दूसरा सिस्टम समझ लें कि जो सूरज है, सूरज से लाइट्स क्या आ रही हैं, रेज क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट जमीन पे आ रहे हैं। वो उसमें अब क्या होती है, वेव्स ऑफ हीट होती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो बीच में हमारा एक ओजोन लेयर अवेलेबल है, वो आपको पता है, O3 जिसे हम कहते हैं, वो अवेलेबल है लेयर हमारा। अब वो उसका काम क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या है, फिल्टर आउट करके वापस बाउंस बैक करना, जो खतरनाक है वो बाउंस बैक हो जाती है। एक लेयर है, फिल्टर होके जो उससे क्रॉस कर लेती है वो तो जमीन पे आ जाती है, मगर जो नहीं हो पाती क्रॉस वो वापस जानी चाहिए। सिस्टम ऐसे है, नेचुरल सिस्टम ऐसे है। मगर हमने क्या किया कि हमने ऐसे चीजें इस्तेमाल की, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे मीथेन, लाइव स्टॉक से क्या होता है मीथेन, फर्टिलाइजर से क्या हो, निट्रस ऑक्साइड आ गई, हमारे पास जरूरत पेश आ गई एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की। तो इनसे क्या हुआ, ये गैसेस फिर क्या होती हैं, ऊपर जाती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उधर फंस जाती है, उधर ही एक्यूमुलेट हो जाती है, और उधर एक्यूमुलेट होके उधर से जो इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, इधर ही एक्यूमुलेट होके जो आपके इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रहे हैं, जो कि बाउंस बैक होने थे, उन बाउंस बैक उनको नहीं होने देते और उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर समा लेते, एब्जॉर्ब कर लेते। फिर क्या होता है, वक्तन फवक्तन वो उसको, जब हमारा अर्थ जो है वो एक एटमॉस्फेयर लेयर से वो है ना कवर्ड है, अब वो जो आपका एटमॉस्फेरिक लेयर ही कवर्ड जो है वो आपका गर्म होगा, हॉट होगा, तो आपका जो अंदर उसके अंदर नीचे ग्लोब है वो भी ऑब्वियसली गर्म ही रहेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करते हैं, यानी वो गर्म होता रहता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नीचे आती रहती है, यानी उनका इम्पैक्ट नीचे आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो एब्जॉर्वेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं बेसिकली, which is caused by the greenhouse gases। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मुझे बता दें, नहीं है तो मैं दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ। इन शॉर्ट, जो रेजेस आ रहे हैं
अपने उससे सन से, जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। नेचुरल प्रोसेस ये है कि उनको बाउंस बैक होना चाहिए था, मगर क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस इस्तेमाल करें, वो खड़ी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उनको बाउंस बैक नहीं होने दे रही और एब्जॉर्ब कर रही है। जब एब्जॉर्ब कर रही हैं तो फिर क्या हो रहा है, उनको री रेडिएट कर रही है। ठीक है, री रेडिएट करके फिर हमारे जो ग्लोबल है, ओवरऑल ग्लोब को गर्म कर देती है। तो इससे गर्म होने से फिर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है। जब ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है, हमारा जो टेम्परेचर वो राइज कर रहा है, तो उससे फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल रिस्क, हैजर्ड्स वगैरह क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स जो है, यानी मेन कंट्रीब्यूटेंट्स अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज है। मीथेन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें लाइव स्टॉक ज्यादा चाहिए। लाइव स्टॉक के वेस्ट से क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है, ज्यादा गैस हमें चाहिए, जो हमें सुई गैस होती है उसमें मीथेन होती है। उसके अलावा हम जो फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी जो वैसे फॉरेस्ट क्या होते हैं, कार्बन सिंकर्स होते हैं, सिंक करते हैं कार्बन को। मगर चूंकि फॉरेस्ट ही अब हम काट रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो जज़ब नहीं हो रही, वो ऊपर चली जा रही है एटमॉस्फेयर में। तो ये कॉज क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज कॉज करती है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग उमूमन क्या होता है कि उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है अल्फाज को। तो आप ये कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ब्रॉडर टर्म, ग्लोबल वार्मिंग एक जो है उसका सबसेट है, यानी कि छोटा कॉन्सेप्ट है वही। आजकल जो है क्लाइमेट चेंज जो है बेसिकली वो इम्पेक्ट हो रही है, किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। मगर क्लाइमेट चेंज में नेचुरल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये कि दूसरा कभी कभार एब्जॉर्बेशन जो है वो हमारे लिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो लाजमी भी है सरफेस को। अगर यानी कि हमारा सरफेस गर्म ना हो, तो फिर क्या होगा, इतना एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा कि आप जो है, हम और आप उधर रह नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से ये लाजमी भी है, मगर अब एक्सट्रीम पे हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं बेसिकली। इफेक्ट्स क्या है कि हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, it can rise from 1.5 to 4.5 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक अगर हो गया रेस, तो जिन्हें ये आप समझ लें कि अगर आज कराची में ऑन एवरेज टेम्परेचर 40 चल रहा है, तो 50 साल बाद क्या होगा, फिर ये 45 हो जाएगा, नॉर्मल 45 होगा, ऊपर और बढ़ता रहेगा। ये अब आपका 5-5 सेंटीग्रेड ऐसे ऊपर होता गया, तो ऐसा ना हो, अल्लाह माफ करे, अब 50-60 सेंटीग्रेड चला गया तो हम रहने के लायक नहीं होगा। ठीक है, इसका फिर ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा क्या है कि आइस कैप हमारी मेल्ट होती जा रही है। जब आइस कैप मेल्ट हो रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा ओशियंस में जा रहा है, ओशियंस में पानी ज्यादा जाएगा तो फ्लड्स आएंगे, या आपका सी लेवल जो वो आपका राइज कर जाएगा। सी लेवल राइज कर जाएगा तो आपकी जो जमीन है वो डूब जाएगी, फिर भी आपके पास कोई रहने लायक नहीं होगा। लैंड आपकी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। और ये आपका सी लेवल जो है वो 10 इंच से लेके 5 फीट तक हो रहा है। नेदरलैंड इसकी एग्जाम्पल है, जर्मनी में ये हो रहा है। और ये रिपोर्ट है कि आफ्टर 50 ईयर्स में भी 2050 से ऑनवर्ड्स मालदीव जो है दुनिया के नक्शे से हट जाए, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें अंदर हो जाएगा, सी लेवल इतना राइज होगा। वाटर साइकिल जैसे मैंने आपको उस दिन बताया गया, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन वगैरह ये वो चीजें होती हैं। वो ओवरऑल सिस्टम खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, अगेन ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो जब हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ना नहीं होता हमारे पास अवेलेबल पानी। आजकल ये हो रहा है, तो पानी अवेलेबल नहीं होता तो आपका एग्रीकल्चर भी नहीं चल सकता, आपका ओवरऑल फ्रेश वाटर के मसाइल होता है।
डिजर्टिफिकेशन हो रही है, यानी कि आपके ड्राउट्स बढ़ रहे हैं, आपकी फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, ठीक है। आपकी डिजर्टिफिकेशन से फिर क्या होता है कि एग्रारियन लैंड कम होती है। से इसी तरह फिर लॉस ऑफ हैबिटेट से बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, आपके फायर्स बढ़ रहे हैं। आपने कैलिफोर्निया में आप देख लें, आंसर देते हुए ना आपने इनकी जो रियल एग्जांपल्स हैं वो आप कोट किया करें। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स में जैसे आप कैलिफोर्निया की एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको सी लेवल राइज पे मालदीव्स की रिपोर्ट बताई, तो ऐसे आप मिसाल कोट करोगे तो आपका आंसर अच्छा आ जाएगा। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये इस पे एसेज भी आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे आपका ऐसे भी आता है, तो एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है। सोशल चैलेंजेस होते हैं, अभी जब आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लड्स वगैरह आने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है क्राइम रेट भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आपका क्राइम रेट बढ़ेगा, आपकी माइग्रेशन बढ़ेगी, जब माइग्रेशन बढ़ेगी तो लिंग्विस्टिक इश्यूज आएंगे, एथनिक इश्यूज आएंगे, तो ये सोशल चैलेंजेस ग्लोबल वार्मिंग ला सकते हैं।